ऑल राइट। नमस्कार अपर्णा। हेलो अपर्णा, हाय दीपा। स्वागत 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 स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत स्वागत स्वागत। इज दी ऑडियो वीडियो फाइन? ऑडियो वीडियो ठीक ठाक? बिल्कुल। हाय प्रतीक, स्वागत। वेलकम सेशन में स्वागत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो आज अपने को क्या देखना है? हम लोग को आइसोस्टेसी पे डिस्कशन करना है। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी। तो आई थिंक जितना अभी तक समझाया है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। लास्ट में हमने आप लोग को 4 माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस पे छोड़ा था। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस पे छोड़ा था। कौन कौन से फेज में जो है बना है मामला, वो हम लोग ने देखा था। आज आइसोस्टेसी स्टार्ट करना अपने को। ऑल राइट। ठीक है, छोटा टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा। ज्यादा दिल पे ना लीजिएगा चीजों को, ठीक है? काफी कुछ कीवर्ड्स आएंगे, वो समझ लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, सवाल बनते हैं, इससे सवाल बनते हैं। किताब पास में रखना, किताब को हम रेफर कराएंगे बाद में। तो पहले हम अपने नोट्स आप लोग को दे देते हैं, उसके बाद हम आपसे आगे बात करें, ठीक है? चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। उफ, कभी कभी गर्मी होने लगती है, कभी कभी ठंडी होने लगती है। अभी गर्मी लग रही है मुझे बहुत तेज। चलिए, नए पेज से स्टार्ट करिए। नए पेज से क्या हो गया? आइसोस्टेसी। सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, रियाज चल रहा है उनका। आइसोस्टेसी। तो पहले हम अपने नोट से लिखा देते हैं, फिर बुक में मार्क कराएंगे आपको। आइसोस्टेसी लिखिए, पहले कुछ चीजें लिख लो। आइसोस्टेसी दोस्तों क्या है? आइसोस्टेसी एक प्रिंसिपल है। आइसोस्टेसी इज अ प्रिंसिपल, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। क्या है ये? एक प्रिंसिपल है जो कि न्यूटन भैया ने दिया था। इस पे हम लोग सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। ये है तो ऐसे ही उन्होंने बोला। ये लॉ ऑफ नेचर है, सब चीजें नीचे आती है। हाय लीना। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है? आइसोस्टेसी हमने जस्ट स्टार्ट किया है अभी। तो आइसोस्टेसी की अगर बात करी जाए, क्या है दोस्तों? ये एक प्रिंसिपल है नेचर का। हाय कल्पना। चलो, आई थिंक आ गए हो आप लोग। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए। आइसोस्टेसी छोटा टॉपिक है, कीवर्ड रहेंगे कुछ, 2 थ्योरीज हैं, आराम से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक रेफर कराएंगे हम, बुक पास में रखना। तो अब सुनो ध्यान से सब लोग। आइसोस्टेसी क्या है? आइसोस्टेसी एक प्रिंसिपल है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। जैसा कि ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी है, एक प्रिंसिपल है। तो हम क्या कह रहे थे कि न्यूटन ने इसको सबसे पहले खोजा कि एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे सब चीजें नीचे ही आ रही हैं। अब क्यों आ रही हैं?
ये सवाल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल है, एक लॉ ऑफ नेचर है, ऐसे होता है तो होता है। ऐसे जो आइसोस्टेसी है ये एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ नेचर है। तो इसका जो सबसे कॉमन डेफिनेशन बोली जाती है उसको लिखो आप लोग। मैकेनिकल स्टेबिलिटी, आइसोस्टेसी। What is isostasy? Isostasy is a mechanical stability between the upstanding parts and low lying basins on a rotating earth. On a rotating earth. ये एक जनरल डेफिनेशन आइसोस्टेसी की दी जाती है। व्हाट इज आइसोस्टेसी? आइसोस्टेसी इज द मैकेनिकल स्टेबिलिटी between the upstanding parts and low lying basins on a rotating earth। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अभी अंदर जाते जाएंगे एक एक चीज समझ में आती जाएगी। इसलिए अभी जो हम लिखाते जा रहे हैं अभी बस वो लिखते जाओ चुपचाप। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी इज द प्रिंसिपल, आइसोस्टेसी इज द प्रिंसिपल दैट डिसाइड्स। अच्छा सुनो, ये आप लोगों के साथ बहुत होता होगा। हम पहले कह देते हैं चुपचाप लिखो, उसके बाद लिटरली समझ में आ जाता होगा। ये भी हम गारंटी लेते हैं, ये भी हम गारंटी लेते हैं। हम बोलते हैं कि अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन चुपचाप लिखते रहो, चुपचाप लिखते रहो, उस पे ना रुको, डिमोटिवेट ना हो, लिखते रहो। ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, अपने हर स्टडी में करनी है, अपनी हर स्टडीज में करनी है। जीएस के पेपर पढ़ोगे, सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, कुछ चीजें नहीं आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग वहीं रुक जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिपरेशन में रुकना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, आगे बढ़ो, लेकिन वहीं पे दिल लगा ना लो, वहीं पे रुक ना जाओ। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखिएगा। यू हैव टू मूव ऑन कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन रखना है। हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, रुकना नहीं है। कोई एक टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए। Isostacy is the principle that decides the distribution, that decides the distribution of material on the earth's surface. Isostacy is the principle that decides the distribution of material on the earth's surface. It is the principle, it is the principle that decides, अब मैं डेफिनेशन को ब्रेक कर रहा हूं, that decides the mechanical stability of the mechanical stability of landforms and mountains on earth's surface. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, कर क्या रहे थे, हो क्या गया। इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। It was discovered accidentally. It was first coined by
डट्टन, DUTTON, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डट्टन। हाँ बिल्कुल, डट्टन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे ये। जियोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज रॉक्स, मिनरल्स, जियोलॉजिस्ट। एक नाम और लिखो, बॉगर, BOUGER, बॉगर, बॉगर। बॉगर ये क्या है? फ्रेंच है। कैसे नाम याद रखो? बॉल्डेक्स, आज मॉर्निंग में मैंने बताया था बॉल्डेक्स। बॉल्डेक्स फ्रांस का एक शहर, पोर्ट, बे ऑफ बिस्के के अराउंड, बॉल्डेक्स। ऐसे ही बॉगर फ्रेंच है, बॉगर फ्रेंच है। इन्होंने दोस्तों एक चीज डिस्कवर करी थी, had discovered had discovered gravitation anomalies, gravitational anomalies along the Andes mountains, along the Andes mountains। ब्रैकेट में लिखो, that is he found that Andes are not attracting as much as their size suggests। अभी लिखो, सब समझाएंगे एक साथ। such anomalies were also found at Himalayas अब जब सब लोग ये लिख लेना तो बताना। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, देखिए आइसोस्टेसी कॉन्सेप्ट की अगर बात करी जाए तो ये क्या है। अच्छा, आप लोग एक चीज सोचो कि अगर एक माउंटेन है, ठीक है, अगर एक माउंटेन है, माउंटेन की अगर बात करी जाए, माउंटेन है, पहले क्या, अभी भी अगर देखा जाए हम लोग सोचते हैं कि ये ज्यादा मास का है, ज्यादा वेट का है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ जो ग्रेविटी है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे अगर ग्रेविटी की बात करी जाए तो हम तो ये सोच के चलते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू प्लेन एरिया, क्योंकि इतना बड़ा मास है तो इसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है इतने बड़े माउंटेन मास का, वो ज्यादा होना चाहिए, ऐसे हम लोग को समझ में आता है। लेकिन हुआ क्या था, कई लोगों ने अलग अलग लेवल पे माउंटेन्स पे जाके स्टडी करी, माउंटेन्स पे जाके स्टडी करी। अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स की लैब में वो बॉब वाला एक्सपेरिमेंट किया है क्या? फिजिक्स का होता था पेंडुलम वाला, से यहाँ लाके ड्रॉप करते थे तो इधर उधर जाता था ऐसे। ये चीज जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया जाता है, प्लम बॉब एक्सपेरिमेंट इसे बोला जाता है। तो अलग अलग लोग
हाँ, अलग अलग लोग जाके उन्होंने स्टडी करी। आपने एक नाम सुना होगा सर जॉर्ज एवरेस्ट का। सर जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने हिमालय पे स्टडी करी, और इन्होंने हिमालय पे स्टडी करी थी इस चीज की। तो इन लोगों ने पाया कि जैसे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए माउंटेन पे, बल्कि जी की वैल्यू यहाँ पे उतनी आ ही नहीं रही है, और बल्कि कम आ रही है। स्मॉलर देन व्हाट वाज, मतलब स्मॉलर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड, कि माउंटेन भैया इतना ज्यादा मास है तो यहाँ पे जी ज्यादा होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे कम आ रहा था वैल्यू। तो फिर ये जो एनॉमली है, राइट, शब्द देखिए मैंने आप लोग को आई थिंक लिखाया है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनॉमली। ये ग्रेविटेशनल एनॉमलीज, मतलब जहां पे जो एक्सपेक्टेशन है वो वहां पे नहीं है। क्या आप लोग एनॉमली से पहले भी मिले हो? मिले हो आप लोग एनॉमली से पहले भी? क्लाइमेटिक एनॉमली याद करो, क्लाइमेटिक एनॉमली याद करो। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने आप लोग को पढ़ाया था कि लैटिट्यूड, हाँ, जहां पे आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं उड़ीसा के थालचेर में ग्लेशियल टिलाइट, ग्लेशियल डिपॉजिट्स के साक्ष्य मिल रहे हैं। टेम्परेट रीजन में बात करें तो वहां कोयले के भंडार है बम्पर बम्पर, वहां कोयला कैसे हो गया? तो एक क्लाइमेटिक एनॉमली, क्लाइमेटिक एनॉमली। तो अब ये दूसरी एनॉमली से आप लोग मिले हो, ग्रेविटेशनल एनॉमली। ये क्या कह रही है, जो माउंटेन वगैरह है वहां पे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बट बॉगर फाउंड दैट एंडीज आर नॉट अट्रैक्टिंग एज मच एज देयर साइज सजेस्ट। तो यार दिक्कत की बात हो गई। अब कहा गया कि इसको अब कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे अब इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो इसको समझाने के लिए अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग बातें सामने रखी, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग बातें सामने रखी। तो अब यहाँ पे जरा आप लोग लिखो, अभी जब इनकी थ्योरी समझाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। लिखिए, देयर आर प्राइमरली टू वर्जन ऑफ आइसोस्टेसी। देयर आर primarily two versions of isostasy. नाम सुना होगा हो सकता है आप लोगों ने, ए प्रैट, आर्च डेकॉन प्रैट, इनका नाम है पूरा, आर्च डेकॉन प्रैट। दूसरा जॉर्ज एरी, जॉर्ज एरी। और भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है लेकिन यही डोमिनेट है, इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। अदर्स में लिख सकते हो आप लोग, अदर्स में लिख सकते हो। बोवी, हेफोल्ड, हेस्किनन, हेस्किनन, HEISKENAN, हेस्किनन, हेस्किनन। अदर थ्योरीज में ये लिख सकते हो। लास्ट चौथा, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ आइसोस्टेसी, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ आइसोस्टेसी। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आइसोस्टेसी है क्या। लिख लेना तो बताना। अब प्रैट थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी समझते हैं। तो ये जो यहाँ पे एनॉमली हो रही थी माउंटेन पे, जो हम लोग देख रहे थे एनॉमली हो रही थी यहाँ पे, इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीजंस दिए दोस्तों। जो जी की वैल्यू कम आ रही थी जितनी हम लोग सोच रहे थे, कई लोगों ने बोला कि जो हिमालय है, जो माउंटेन है, अंदर से खोखल है, हॉलो है। कई लोगों ने बोला ये अंदर से हॉलो है, खोखल है।
इसीलिए जो है इनका जो वेट है, डेंसिटी है, वो कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए कम है। एक एक मतलब एक स्कूल ने ये बोला, और कई लोगों ने बोला कि अंदर ये बबल से बना है, बबल से बना है, अंदर खोखल है, कुछ है नहीं इसमें। कुछ लोगों का मानना था कि हॉलो नहीं है, हॉलो नहीं है, लेकिन जो विजिबल पार्ट हमें दिख रहा है, विजिबल पार्ट हमें सतह के ऊपर माउंटेन जो दिख रहा है, वैसा इसके नीचे यहाँ पे कुछ और है। वैसे इसके नीचे अगर बात करी जाए कुछ और है, कि इसके नीचे यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे कुछ क्रस्ट के नीचे इसी के जस्ट कुछ और है, कि जो सारा जी की वैल्यू है, सारा जो वेट है वो नीचे चला गया है इसके। आप लोग समझ रहे हो ये क्या एक स्कूल बोल रहा है, कि इसके नीचे वेट है पूरा का पूरा, इसके नीचे वेट है पूरा का पूरा इसका, क्रस्ट के नीचे ऐसा कुछ है यहाँ पे हो रहा है, कि वो नीचे इसका वेट पूरा आ रहा है, इसलिए जो ऊपर आपको क्रस्ट के ऊपर दिख रहा है वो कम वेट का है, कम मास का है। फिर एक ने बोला कि जो हिमालय के जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी ही लो है, जो हिमालय के रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी ही लो है, इन्होंने बोला, इसलिए जी की वैल्यू कम है। कुछ लोगों का मानना था दोस्तों, कुछ लोगों का कहना था कि एक लेवल है, अर्थ की सरफेस के नीचे एक लेवल आता है जहां तक डेंसिटी जो है रॉक्स की, वो उससे पहले चेंज ही नहीं होती है, फिक्स रहती है। यही सब जो अब कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का वेरिएशन, ये अब हम लोग समझने जा रहे हैं। तो अभी एक दो बातें आपको समझ में आई होंगी, एक दो बातें नहीं समझ में आई होंगी, तो अभी जब आप दोनों की थ्योरी पढ़ लोगे तब बेटर समझ में आने लग जाएगा। नहीं, अब पढ़ना, जियो सिंक्लाइन से तो बन चुके हैं, सो जियो सिंक्लाइन अब खत्म, जियो सिंक्लाइन। यहाँ पे इनका कुछ और कहना था। तो सबसे पहले लिखिए प्रैट्स थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। बहुत कम शब्दों में हम लिखा देंगे, बहुत कम शब्दों में, प्रैट्स थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रैट, according to Pratt, equal masses underlies equal area, equal masses underlie equal areas। यहीं पे अगर कह दिया जाए इक्वल एरियाज अंडरलाइन इक्वल मासेस, तो चाहे इधर को उधर करके कह लो या उधर को इधर को, बात एक ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रैट, according to Pratt, the density variation, the density variation exists to a depth under the ground। एक डेप्थ तक डेंसिटी वेरिएशन होगा, below which the density variations are, the density variations are compensated by rocks of comparable densities। comparable densities, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन लिख लेना तो बताना, अब डायग्राम समझाना है। अकॉर्डिंग टू प्रैट,
इक्वल मासेस अंडरलाइज इक्वल एरिया या इक्वल एरिया अंडरलाइज इक्वल मासेस? अकॉर्डिंग टू प्रैट, द डेंसिटी वेरिएशन एग्जिस्ट टू अ डेप्थ under the ground below which the density variations are compensated by rocks of comparable densities. इनका क्या कहना है, ध्यान से सुनिए. इनका कहना है, प्राट भाई साहब का कहना है कि अगर ये एक लेवल है, यहाँ पे मैं 3 ब्लॉक्स खड़े कर दूं, पहले समझ लो फिर लिखना, अभी रुक जाओ. इन्होंने कहा अगर मैं यहाँ पे 3 बॉक्स खड़े कर देता हूं, इन तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है. अभी के लिए मैं A1 A2 A3 बोल रहा हूं. इनका मास है M1 M2 M3. डेंसिटी है इसकी डेंसिटी 1 T1 D2 T3. प्रैट भाई साहब क्या बोलते हैं, इफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर सेम, इफ A1 is equal to A2 is equal to A3, then M1 is equal to M2 is equal to M3. मासेस सेम होंगे, मासेस सेम होंगे. बहुत ध्यान से समझो हम क्या बात कर रहे हैं. क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो मासेस सेम हो जाएंगे. तो अब आप बताओ, डेंसिटी सबकी सेम होगी कि वेरिएबल होगी? सेम नहीं होगी, यही तो बात है, सेम नहीं होगी. हाइट भी आ रहा है ना, हाइट तो अलग है सबकी अगर देखो. तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी पता है? डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सोच सकते हो आप लोग? 1 की होगी. D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3, पहले की होगी. सबसे भारी ये होगा, भारी इन द सेंस डेंसिटी वाइज अगर बात करें, डेंसिटी बात हो रही है ना, डेंसिटी. डेंस, डेंस के मामले में पहला वाला होगा, पहला वाला होगा. इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, लैंडफॉर्म्स विद इंक्रीजिंग हाइट. कंक्लूजन है ये, कंक्लूजन. कंक्लूजन देखो कितना जबरदस्त. आप लोग बताओ, अभी लिखना नहीं, अभी हमको लिखने दो. लैंडफॉर्म्स विद इंक्रीजिंग हाइट, द डेंसिटी विल बी, द डेंसिटी विल बी लेसर, कह सकते हैं. गले के नीचे उतर रही है बात सबको. इसका मतलब माउंटेन की डेंसिटी कम होगी, माउंटेन की डेंसिटी इन्होंने बोला इस कारण कम होगी. So this may be considered as a reason why the gravitational anomaly was observed. This may be considered as a reason. लिख लो आप लोग, why gravitational anomaly was observed.
ये एक बात है, जैसे ही हो जाए तो बताना। कल्पना, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही कह दिया था, कुछ बातों को हम लोग क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, ये उनके, ये उनका है ही है, उन्होंने माना ही ऐसा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी थ्योरी में ये माना ही गया है, ये उन्होंने अपने पॉइंट रखे ना। हाँ, ये उन्होंने अपने पॉइंट रखे, अपनी थ्योरी में उन्होंने इस एनॉमली को ऐसे समझाया है, तो हम लोग भी इसको ऐसे ही समझेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये बात है। तो प्रॉब्लम रही एक मॉडल में, लेकिन इनिशिएट तो किया किसी ने, वो आगे जाके सुधारा जाएगा। समझ रहे हो, ये शुरुआत ऐसे ही तो होती है। अगर कोई एनॉमली है उसको आपको समझाना है तो वो परफेक्ट थोड़ी ना होगा, चीज परफेक्ट थोड़ी ना होगी, बट स्टार्ट तो किया किसी ने, ये ऐसे देखो, ऐसे चीज देखो। ओके, आई थिंक सबने लिख लिया, ये एक बात हमने समझाई। अब जरा प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन समझना सब लोग। अब पहले हमें लिखने दो, समझाने दो, फिर आप लोग लिखना। ये कोई लैंड फॉर्म है, ये कोई लैंड फॉर्म है, एक लैंड फॉर्म ये है। तो जो दूसरा, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू प्रैट द डेंसिटी वेरिएशन exists to a depth under the ground below which the density variations are compensated by the rocks of comparable density। इस पॉइंट को हम समझाने जा रहे हैं दोस्तों। अगर प्रैट प्रैट की बात करी जाए, प्रैट की बात अगर करी जाए, तो यहां पे अपने को समझ में आ रहा है कि इसकी डेंसिटी मान लो d1 है, इसकी डेंसिटी d2 है, इसकी डेंसिटी है d3। दिस इज d1, d2, दिस इज d3। इसका वेरिएशन एक डेप्थ तक आपको दिखेगा, डेंसिटी में वेरिएशन, डेंसिटी में वेरिएशन इन द सेंस कि मतलब ये तीनों कॉलम जो हैं ये अलग अलग डेंसिटी के हैं, बिल्कुल, ये एक डेप्थ तक ऐसे ही आएंगे सब। ये मैं सरफेस के नीचे चला गया हूँ, सरफेस के नीचे उसके जो रॉक्स वगैरह हैं उसके नीचे चला गया हूँ। फिर एक लाइन के बाद क्या होगा दोस्तों, यहां पे रॉक्स पाए जाएंगे जिनकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, कंपेरेबल होगी। अब ये जो रॉक्स हैं तो सेम डेंसिटी रॉक्स, सेम रॉक्स ऑफ सेम डेंसिटी पाए जा रहे हैं। अभी उससे पहले क्या था, इनका अलग था, इनका अलग था, इनका अलग था, अब सेम डेंसिटी ऑफ रॉक्स या फिर कंपेरेबल डेंसिटी, कंपेरेबल डेंसिटी। ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कंपनसेशन, जहां पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है, डेप्थ ऑफ कंपनसेशन, डेप्थ ऑफ कंपनसेशन। ये लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंपनसेशन, जिसके नीचे रॉक्स ऑफ सेम डेंसिटी पाए जाते हैं, लाइन ऑफ कंपनसेशन। इसके पहले उनका जो लैंडफॉर्म्स थे, उनके जो रॉक्स थे, उनका जो डेंसिटी थी वो अलग अलग पाई जा रही थी। D1 की पूरा D1 नीचे तक यहाँ तक था, D2 का यहाँ तक नीचे था, D3 का यहाँ तक था। इसको बोला जाता है आइसोस्टेसी प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन, इसको बोला जाता है आइसोस्टेसी प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। लिख लो इसको, बना लो, बना लो, बताएं।
लॉ ऑफ कंपनसेशन भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन भी कहते हैं, कंफ्यूज ना होना। इसको एक मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं आप लोग समझ पाते हो कि नहीं। हो गया ना सबका? ओके। एक मैंने बर्तन लिया, उसमें मैंने इससे पहले, हाँ मैंने ये बोला था, इसको लॉ ऑफ कंपनसेशन भी कहते हैं। तो इनका जो प्रैट भाई साहब का जो ये मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंपनसेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, ये मैंने बोला। ओके, तो अभी इधर ध्यान दीजिए सब लोग। दोस्तों मैं क्या करता हूं, मान लीजिए कि मैंने मरकरी डाल दिया इसमें, मरकरी मैंने डाल दिया इसमें मरकरी। अब यहां मैंने सिल्वर का एक ब्लॉक रखा, मैंने यहाँ पे जिंक का ब्लॉक रखा, मैंने यहाँ पे आयरन का एक ब्लॉक रखा, मैंने यहाँ पे एक लेड का ब्लॉक रखा। ये देख रहे हो सब लोग, ध्यान दे रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? इन सबके क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, जिंक भले बड़ा दिख रहा है थोड़ा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। बराबर ब्लॉक मैंने बनाए हैं। फील कर पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? बराबर ब्लॉक मैंने बनाए हुए हैं। हाइट में वेरिएशन है, हाइट में वेरिएशन अपने आप आ जाएगा। क्या इनकी डेंसिटी सेम है? नहीं, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो अपने अपने हिसाब से सब एक उस पे आ गए। यही चीज को प्रैट ने समझाया है। तो यहाँ पे लीस्ट डेंस कौन होगा, आप लोग बता सकते हो? सबसे कम डेंस कौन होगा? जिसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी, और वो है आपका जिंक, वो है आपका जिंक। थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फील होना चाहिए। यही चीज मैंने आप लोग को समझाई थी। एक लिमिट के नीचे जो वेरिएशन है वो होना बंद हो जाएगा, एक लिमिट के नीचे वेरिएशन होना बंद हो जाएगा, कंपेरेबल डेंसिटी के रॉक्स आपको मिलेंगे। इसको मैं बोलूंगा लाइन ऑफ कंपनसेशन। ये है मेरी डेप्थ ऑफ कंपनसेशन। डायग्राम जो बनाया है यही है। हाँ, ठीक है। अब कुछ बातें लिखिए। ये बना रहे हो तो बना लो, फिर कुछ पॉइंट्स लिखो। हाँ, नीचे सब कंपेरेबल डेंसिटी है, यहाँ मैंने मरकरी भर दिया था ना। चलो अब लिखो। अकॉर्डिंग टू हेफोल्ड, according to Hayford, the depth of compensation, the depth of compensation, इन्होंने कंपनसेशन की डेप्थ निकाली थी, इज अराउंड 100 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखे। इट हैज ऑल्सो बीन सजेस्टेड, it has also been suggested
that rather the line of compensation that rather the line of compensation a better representation a better representation will be लाइन की जगह क्या कर दो प्लेन ऑफ कंपनसेशन अच्छा लगेगा plane of compensation according to Joly there is a thickness of compensation ये उन्होंने अपने मॉडल में प्रेजेंट किया there is a thickness of composition there is a thickness of compensation of around 16 to 20 kilometers लिख लो हम बता रहे हैं 3 डायग्राम बनाने खट से समझ जाओगे सो अभी तक हम लोग क्या मान रहे हैं ये है जो लाइन ऑफ कंपोजिशन है सॉरी कंपनसेशन कुछ ऐसे है ये लाइन ऑफ कंपनसेशन है लाइन ऑफ कंपनसेशन लाइन को क्या कर दिया जाए लाइन को एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक प्लेन मानते हैं हम लोग प्लेन मान लेते हैं इसके ऊपर ये है आपका प्लेन ऑफ कंपनसेशन प्लेन ऑफ कंपनसेशन जॉली ने क्या किया था इस प्लेन ऑफ कंपोजिशन में थिकनेस दे दी थी ये जो प्लेन ऑफ कंपनसेशन था इसमें 16 से 20 किलोमीटर की थिकनेस दे दी थी थिंकिंग है सब सोच है अपनी अपनी इसको बोल दिया जोन ऑफ कंपनसेशन जोन ऑफ कंपनसेशन समझ में आया यही जॉली का आइडिया था ये है बात ये है बात तो मतलब जो माउंटेन है इतनी जो हाइट पे है उसकी डेंसिटी कम है उसकी डेंसिटी ही कम है ये प्रैट ने अपनी थ्योरी में साबित कर दिया now next is Airy concept George Airy concept of isostasy हाँ पढ़ना उसी के उसमें लिख लो नोट करके लिख लो इनका जो लास्ट मैंने पॉइंट्स अभी लिखा है नोट करके लिख लो उसी को आगे जाके मॉडिफाई किया इन्होंने ऐसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाउ नेक्स्ट इज जॉर्ज एरी कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी इन्होंने आइसोस्टेसी को कैसे समझाया आइसोस्टेसी एज सच अगर सुनो आइसोस्टेसी क्या है हमारी एक तो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है तो इस पे माउंटेन है प्लेट्यूज है प्लेन्स हैं इतनी चीजें हो रखी है यहाँ पे तो एक ये बैलेंस कैसे बना है आप लोग समझ रहे हो ये बैलेंस कैसे इतना परफेक्ट बना हुआ है कि इतने बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स हैं फिर ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो इसके कंपैरिजन में बहुत कम डेप्थ पे है हाँ
तो कैसे पृथ्वी अपने को पूरा, ये जो लैंडफॉर्म्स हैं कैसे रोके हुए हैं, क्या है इसके नीचे इसके ऊपर, ये कैसे अपने को बैलेंस किए हुए हैं, जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, चीजें इधर की उधर क्यों नहीं हो रही है। इतनी स्पीड से पृथ्वी एक तो घूम रही है, और इतने बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये ऐसे एज इट इज रुके क्यों हैं। तो जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है हमारे उन रीजन्स की जो ऊपर की तरफ है, उन रीजन्स की जो नीचे की तरफ है, ये जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है यही आइसोस्टेसी। इसको समझाने का प्रयत्न अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है। कुछ ने बोला है कि डेंसिटी कम है, भले ही ऊपर दिख रहा है लेकिन डेंसिटी कम है। अब समझ में आया डेफिनेशन जो सबसे पहले हम लोग ने लिखी थी, मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट एंड द लो लाइंग बेसिन। तो जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो कैसे ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है इन लैंडफॉर्म्स के बीच में, ये बात है। तो अब जॉर्ज एरी का लिखो। जॉर्ज एरी का किताब से आप लोग पढ़ सकते हो, अभी पहले ये थोड़ा लिखा दें फिर बताते हैं किताब का। लिखो आइसोस्टेसी। इन्होंने क्या बोला, आइसोस्टेसी इज नॉट बिकॉज ऑफ कंपनसेशन प्रिंसिपल। देखो अगर आपको ऑप्शनल ना होता ये तो आप लोग कभी ऐसे सोचते ही नहीं कि हाँ यार पृथ्वी इतना घूम रही है तेजी से, लैंडफॉर्म्स कैसे टिके हुए हैं। और एनॉमली वाली बात तो कोई सोच ही नहीं सकता, एनॉमली वाली बात तो कोई सोच ही नहीं सकता। इट इज बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, इनका है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हाँ इनका है, इन्होंने जो दिया प्राट भाई साहब ने दिया था कंपनसेशन का प्रिंसिपल, इन्होंने दिया आइसोस्टेसी को देखा इन्होंने, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बस इसकी तीसरी लाइन में अपने आप सब आपको समझ में आ जाएगा। आइसोस्टेसी कैन बी विजुअलाइज्ड, isostasy can be visualized as blocks of woods floating over water। मतलब यहां पे क्या सेम हो गई दोस्तों, डेंसिटी सेम हो गई। एक ही मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, एक ही मटेरियल इन्होंने यहां इस्तेमाल कर लिया, डेंसिटी सेम हो गई। वहां पे डेंसिटी डिफर कर रही थी, डेंसिटी डिफर कर रही थी वहां पे। एरी ने क्या कहा, एरी ने क्या कहा, लिखे जरा, पहले लिख लो फिर पूरा एक साथ समझा देंगे। अकॉर्डिंग टू एरी, according to Airy, for every part above the ground, for every part above the ground, there is a corresponding part, there is a corresponding part below the ground, below the ground, that is something like wood floating। इनका मॉडल यही था वुड पे। द रेशियो ऑफ द पार्ट, द रेशियो ऑफ द पार्ट, टाइटेनिक इसीलिए खत्म हुई थी टाइटेनिक। द रेशियो ऑफ पार्ट अबव एंड पार्ट बिलो, उसका सेलर देख नहीं पाया था ना कि जो आइसबर्ग है वो उसको दिख रहा था कि आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, पार हो जाएगा, लेकिन उसको समुद्र के नीचे वो बहुत ज्यादा था, आइसबर्ग बहुत भयंकर आइसबर्ग था। द रेशियो ऑफ द पार्ट अबव एंड पार्ट बिलो,
डिपेंड्स ऑन द बॉडी, डिपेंड्स ऑन द बॉडी। लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, बस लॉ ऑफ फ्लोटेशन ही हम लिख रहे हैं। द रेशियो ऑफ पार्ट अबव एंड पार्ट बिलो डिपेंड्स ऑन द बॉडी and the medium in which it flows, in which it floats। मतलब क्या है? मतलब ये है, यहाँ पे डेंसिटी सेम है क्योंकि एक ही चीज इस्तेमाल हो रही है, वुड। हाँ बिल्कुल, वुड। तो यहाँ पे अगर बात करें, हमने वाटर यहाँ तक भर दिया है और वुड के ब्लॉक्स हम ले रहे हैं, वुड के ब्लॉक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब आपको लगता है कि नीचे जो डेप्थ थी वो सेम रहेगी? नीचे जो डेप्थ थी वो अब नहीं रहेगी, डेप्थ सेम नहीं रहेगी। अब जो ज्यादा हाइट का होगा दोस्तों, वो ज्यादा हाइट नीचे जाएगा कि नहीं? जो ज्यादा हाइट का होगा वो ज्यादा नीचे तक जाएगा ना टुकड़ा। कॉमन सेंस। जो छोटा टुकड़ा होगा वो उतना ही रहेगा, जो छोटा टुकड़ा होगा वो उतना ही रहेगा। तो मतलब अब यहाँ पे एक लाइन तो नहीं खिंच पा रही है। लाइन तो नहीं खिंच पा रही है यहाँ पे, जैसे उनके में एक लाइन प्रॉपर खिंच गई थी, क्योंकि यहाँ हाइट वेरी कर रही है, यहाँ पे हाइट वेरी कर रही है। तो अब जरा दोनों का एक साथ लिख लीजिए कि कंफ्यूजन ना हो। उससे पहले एक पॉइंट और लिख लो, आगे जाके जॉली ने यहाँ पे कुछ बोला है। अकॉर्डिंग टू जॉली, जॉली दोनों जगह घुसे हैं जॉली भाई साहब दोनों जगह घुसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉली, द रेशियो ऑफ पार्ट अबव टू पार्ट बिलो इज अप्रोक्सीमेटली, ये आप लोगों ने शायद लॉ ऑफ फ्लोटेशन में पढ़ा हो फिजिक्स में, 1:8। एक पार्ट ऊपर रहता है, 8 पार्ट नीचे रहता है। यही कुछ आइसबर्ग जैसा था, मतलब ये ऐसे था लेकिन इसके नीचे रहता है। यही उसको दिखाते हैं जो कोटेशन वगैरह में यूज होता है, सक्सेस, फेम, डिटर्मिनेशन। ये कोई नहीं देखता है ना, एक ऐसे स्टेटस लोग लगाते हैं यहाँ पे, हार्ड वर्क और क्या स्ट्रगल किया, ये सब जो होता है। सो व्हाट पीपल सी इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ऐसे बोल सकते हैं। और जो इसके नीचे है, मतलब ये पोर्शन वन पोर्शन है, वन पार्ट, दिस इज 8 पार्ट, ये तो नीचे है इसके, तो इसके नीचे है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है कि ये जो आप देख रहे हो माउंटेन, जो लैंडफॉर्म देख रहे हो माउंटेन, वो तो ये उसके नीचे और ये है, इसको बोलते हैं रूट्स, इसको बोला जाता है रूट्स। इन्होंने शब्द जो रखा रूट्स था। लैंडफॉर्म्स हैज रूट्स एंड द डेप्थ ऑफ ईच रूट्स डिफर अकॉर्डिंग टू एरी। लिखिए इसी में, अकॉर्डिंग टू एरी the flotation principle the float the flotation principle decides the stability of landform। समझे? stability of landforms, the landform can rise and the landform, LF मतलब landform, can rise or fall according to whether matter is added, whether
मैटर इज एडेड लिख लेना, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन, और इज बीइंग रिमूव्ड, इरोजन। क्या है मतलब कहने का? कहने का ये मतलब है, मान लो ये ब्लॉक था, इसका जब इस पे खूब ज्यादा और वेट आने लग जाएगा, सेडिमेंटेशन इस पे होने लग जाएगा, डिपोजिशन होने लग जाएगा, तो नीचे झुकेगा कि नहीं? थोड़ा नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? अरे जैसे ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, उसके ऊपर थोड़ा भारी चीज रख दोगे तो नीचे चला जाएगा, और जब वो भारी चीज हटा लोगे या फिर इस ब्लॉक को और छील दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जा सकता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ब्लॉक है तो उस पर अगर आप लोड रख दोगे, दो लोड आपने मान लो रख दिए, लोड इज एडेड, तो क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब इसको अगर आप घिस दोगे, इसको मान लो आपने इतना घिस दिया, तो ये ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर नहीं नहीं, कल्पना, सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। तभी बायंसी का फोर्सेस काम कर पाएंगे, लॉस तभी काम कर पाएंगे जब सेंटर ऑफ बायंसी सेम रहेगा। लॉ ऑफ बायंसी है सिंपल। ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर अरे सुनो, लिख लिया सबने? तो हम डायग्राम लिख लिया सबने? हमने क्या बताया? हमने ये बताया, बहुत आराम से समझो, इसमें कुछ दिल और दिमाग लगाना ही नहीं है। हमने बताया दो कंडीशन। क्या? एक सिंपल ब्लॉक था, इस पे आप ब्लॉक वेट रख दोगे, वेट्स अगर ऐड कर दोगे तो ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे चला जाएगा, इट विल फॉल, इट विल फॉल। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई? एक ब्लॉक था, इसको छील दोगे, अगर इसको इरोड कर दोगे, छील दोगे, वेट इससे कम कर दोगे, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा, इट विल राइज, द ब्लॉक विल राइज, अगर इसका इरोजन वगैरह हो गया। बस यही बताया, यही बताया। फिर इसी चीज को आप लैंडफॉर्म पे कर सकते हो, माउंटेन पे से कर सकते हो। माउंटेन से अगर इरोजन वगैरह ज्यादा हो रहा होगा, इरोजन वगैरह ज्यादा हो रहा होगा, तो इसकी हाइट बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ, जल्दी बताओ, इसकी हाइट बढ़ेगी कि घटेगी? इंक्रीज और डिक्रीज? अरे इसकी हाइट बढ़ जाएगी जब इसका इरोजन वगैरह होगा, इरोजन वगैरह होगा तो खुद सोचो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये राइज कर जाएगा, इट विल राइज। सिमिलरली, सिमिलरली अगर इस पे डिपोजिशन आ रहा होगा, डिपोजिशन इस पे आ रहा होगा, तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट डिक्रीज कर जाएगी, इसकी हाइट डिक्रीज कर जाएगी। तो दोस्तों, जो एरी का कॉन्सेप्ट है, इट इज मोर क्लोज टू रियलिटी, ये रियल में होता है, ये रियल में होता है। अब आप लोग एक बात समझो, एक बात समझो, जो हमारा नॉर्वे वगैरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां पे जो माउंटेन्स हैं उस पे बर्फ अतः जमी, अतः क्लाइमेट चेंज के कारण वो पिघल रही है बर्फ, आर्कटिक पूरा है जोन, क्लाइमेट चेंज के कारण पिघल रही है। तो अब दोस्तों, रिसर्चर्स ने ये पाया है, वहां पे जो माउंटेन है, मैंने जोलन माउंटेन्स आई थिंक आपको लिखा था, जोलन माउंटेन्स नॉर्वे का, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उससे जो बोझ है वो कम हो रहा है, आइस वगैरह का जो लोड था वो कम हो रहा है, इसलिए उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। अब कनेक्ट हो गया? तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एरी इज मोर क्लोज टू रियलिटी देन प्रैट्स, ठीक है? तो सही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ आइसोस्टेसी पढ़ा देंगे, फिर आगे
देखते हैं क्या है। ठीक है, किताब में आप लोग जो हमने दोनों पढ़ाई है थ्योरी, किताब में देख लेना, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी चैप्टर नंबर 6, पहला पैरा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, डिस्कवरी ऑफ द कॉन्सेप्ट देख सकते हो थोड़ा बहुत, कंसेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी, आर्क डेकॉन प्रैट। ठीक है, अरे ठीक है कल्पना, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो फोटो भेज दे, फोटो बोल देना कल्पना, भेज देंगे। कितना है ये, दो दो पन्ने की फोटो कोई ग्रुप पे भेज देगा, तो शर्माइए नहीं, आप लोग बेझिझक एक दूसरे से मांग सकते हो पेजेस की फोटो। कितना हम पूरी किताब ही कहाँ पढ़ने को कह रहे हैं, एक दूसरे को मांग लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जहां पे जिसको लगता है वो एक दूसरे से मांग लिया करिए। चलिए ठीक है, हम सेशन एंड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपको रात तक मिल जाएगी। आई विल अपडेट ऑन दी ग्रुप। थैंक यू आप सभी का आने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।